गर्मी में एक पंखा और उसके नीचे सोने वाले 20 लोग। माँ, मेरा ससुराल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या मैं यहाँ 2-4 दिन और नहीं रुक सकती? अरे बेटा, तू 2-4 दिन की बात करती, तेरा जब तक दिल चाहे तब तक यहाँ रह सकती है। ये अभी भी तेरा ही घर है, लेकिन बकफेरे की रस्म में बेटी 1 दिन के लिए आती, महीने भर के बाद तू आराम से आना। लेकिन माँ। अरे बेटा, क्या हो गया है? तू तो हमेशा चाहती थी कि तुझे भरा पूरा परिवार मिले। अब तुझे इतना बड़ा परिवार मिला है तो तेरा वहाँ दिल नहीं लगता? सब ठीक तो है ना? माँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। शादी के इन 2 दिनों में मेरी जो बुरी हालत हुई है उसे मैं चाह कर भी नहीं भुला पाऊंगी। थोड़ी देर में सेजल का पति रंजीत उसे लेने के लिए मायके आ जाता है। 1-2 घंटे में ही सेजल अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू, तू आ गई? अच्छा हुआ, शाम होने को आ गई। सबका चाय पीने का मन कर रहा है। जा जल्दी से चाय बना दे। चाची, मुझे नींबू पानी पीना, मेरे लिए नींबू पानी बना दो। घर में कदम रखा नहीं कि ये लोग ऑर्डर पर ऑर्डर देना शुरू हो गए। सब के सब कैसे घुसे पड़े हैं इस कमरे में। एक पंखे की हवा तो मेरे नसीब में ही नहीं है। न जाने क्या सोचकर मैंने 20 लोगों से भरे इस परिवार में शादी के लिए हाँ करी। सेजल दूसरे कमरे में जाती है और मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए चाय बनाने लगती है। सेजल के ससुराल में 20 लोग थे, वहीं इस 2 कमरे वाले घर में सिर्फ एक ही कमरे में पंखा लगा था, जिसमें सभी लोग भैंसों की तरह घुसे रहते थे। सारा काम खत्म हो गया। अब जाकर बिल्कुल पंखे के नीचे सोऊंगी। बीच में जब जाकर थोड़ी हवा लगेगी। उस इकलौते पंखे की हवा खाने के लिए सबसे पहले जाकर पंखे के नीचे बीचों बीच सो जाती है। तभी थोड़ी देर में सेजल की दादी सास आती है। अरे सेजल बहू, क्या बीच में फैल कर सो गई है? थोड़ा उधर खिसक, मुझे भी सोने दे। सेजल की दादी सास उसे थोड़ा खिसका कर खुद बीच में सोने लगती हैं कि तभी सेजल और कनिका आती हैं। अरे भाभी, थोड़ा उधर होइए ना, मुझे भी पंखे की हवा खानी है। आप तो बीच में ही सो गई हैं। अरे बहू, तो फिर इधर हो गई, चल उधर खिसक। एक एक करके सभी लोग कभी सेजल को इधर से उधर तो कभी उधर से इधर खिसका रहे होते हैं, जिससे परेशान होकर कोने में जाकर वो सो जाती है कि तभी रंजीत, अब मेरी बारी है पंखे के नीचे सोने की। अब तुम जाकर सो जाओ कोने में, मुझे भी पंखे की हवा खानी है। अरे भाई, अभी तो सोया था मैं। चलो कोई नहीं, आप सो लो, फिर मैं भी सो जाऊंगा। घर में इकलौता छत वाला पंखा था जिसकी हवा भी मर मर के सब तक पहुंचती थी। सभी लोग बारी बारी से पंखे के नीचे सोते थे, जिससे उनको थोड़ी बहुत हवा लग सके। तो वहीं बेचारी बहू सारी रात गर्मी से परेशान होकर सो ही नहीं पाती थी। माँ, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? देखो ना, मेरी सारी फ्रॉक पसीने में भीग गई है। आप लोगों से पंखा ठीक नहीं हो रहा। कब से इस एक पंखे में लगे हुए हो? अरे इसका एक वायर निकल गया है, दूसरा वायर लगाना पड़ेगा। अरे कब तक इसकी तारे ही बदलते रहेंगे? एक नया पंखा क्यों नहीं ले लेते? कितने का ही आ जाएगा एक नया पंखा? 1,500 से 2,000 रुपए का। तुम्हें क्या पता? नहीं, गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखों के दाम भी लोगों ने बढ़ा दिए हैं। हम भाई और बाबा तो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, आधे से ज्यादा तो घर के खर्चों में निकल जाते हैं, और जो बचते हैं वो हमारे छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, ताकि हमारा छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और हम इस गरीबी से निकलें। घर का सबसे छोटा बेटा मनीष की पढ़ाई के लिए सभी लोग अपनी छोटी मोटी जरूरत, यहाँ तक कि सभी उस पंखे में ही एक कमरे में एक दूसरे में घुसकर गुजारा करते, लेकिन कोई भी एक नया पंखा नहीं लाता है। इस 20 लोगों के परिवार में मुझे तो इस एक पंखे की हवा नसीब अब होगी भी या नहीं। अब मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। सेजल अब गर्मी से बचने के लिए एक बड़ा सा सफेद रंग का कपड़ा लेती है और उसे पूरा गीला करके दूसरे कमरे में ओढ़कर सो जाती है। प्रीति जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है तो वो देख हैरान होती है। प्रीति जैसे ही सेजल के ऊपर से कपड़ा उठाती है, हे भगवान, ये तो भाभी हैं। भाभी उठिए, भाभी उठिए, भाभी मर तो नहीं गई? प्रीति भागते हुए दूसरे कमरे में जाती है और सबको बुलाकर लाती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को मुझे छोड़कर चली गई। अभी इसकी उम्र ही क्या थी? माँ जी, सेजल को क्या हो गया? कैसे मर गई? सभी रोना धोना कर ही रहे थे कि तभी सेजल उनका शोर सुनकर उठ जाती है। भागो भागो, चाची, भूत भूत, चाची। चाची भूत? मैं तुम्हें कोई भूत नजर आ रही हूँ? और आप सब लोग इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तो मर गई थी ना, तुम जिंदा कैसे हो गई? इस तरह सफेद कपड़ा ओढ़कर कौन सोता है भला? दिमाग तो ठीक है, मैं जिंदा ही हूँ। अब उस एक पंखे वाले कमरे में मुझे तो गर्मी से राहत मिलने से रही, इसलिए कपड़े को भिगो कर खुद पर डाल लिया। इतनी अच्छी नींद लगी थी, अब सबने मुझे उठा दिया।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सेजल अब इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो आधी रात में उठकर खिड़की से सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाकर सो जाती है। और अगले दिन जब ये बात रंजीत को पता चलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पता है आस पड़ोस के लोग किस तरह की बातें बना रहे थे, क्या जरूरत थी छत पर जाने की, यहाँ क्या जगह नहीं है सोने की। लेकिन कमरे में तो पंखा एक ही है ना, और सोने वाले 20 लोग, मैं कैसे सोऊं? अगर आपसे पंखा नहीं लाया जा रहा है तो मुझे बोल दीजिए, मैं माँ से कहकर एक पंखा मंगवा लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। शादी के वक्त मैंने कुछ नहीं लिया तो भला अब क्यों लूंगा। ये कोई दहेज नहीं है, अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो कम से कम एक किस्त पर ही पंखा ले आइए। किस्त पर भी तो पैसे लगेंगे ना, वही पैसे मेरे भाई की पढ़ाई के काम आ जाएंगे। क्या तुम थोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती? हम सब भी तो कर रहे हैं। सेजल जानती थी कि उसके पति को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही उस पंखे में गुजारा करने लगती है। सेजल जब भी घर के सारे काम खत्म कर पंखे की हवा में थोड़ी देर के लिए बैठती है तो, सेजल जरा कुएं से पानी भर कर ले आओ, घर में एक बूंद पानी नहीं है, खाना बनाना है और कपड़े भी ढेर सारे पड़े हैं। भाभी, कुएं से पानी भरने के लिए आप भी तो जा सकती है ना। अरे बच्चों का स्कूल से आने का समय हो गया, उन्हें खाना देना है। तुम तो जानती हो कितना शोर मचाते हैं, अब कहाँ उनमें तुम इतनी परेशान होगी, इससे अच्छा तो तुम जाकर पानी ले आओ। सेजल थकी हारी पसीने से भीगती हुई कुएं से पानी लेकर आती है कि तभी उसकी जेठानी उसे राशन लाने की लिस्ट थमा देती है। समझते क्या है ये लोग मुझे? एक तो 20 के 20 लोग एक एक कमरे में घुसे रहते हैं, पंखे की हवा जाती कहाँ है ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला। न माई कैसे पंखा लाने देते हैं, ना ही किस्त पर खरीदते हैं। और उस दिन गीला कपड़ा क्या ओढ़कर सो गई, मुझे इन लोगों ने मुर्दा ही घोषित कर दिया। छत पर भी जा नहीं सकती, क्या करूं मैं? सारा पैसा अपने भाई की पढ़ाई में लगा रहे हैं, जैसे देश का अगला प्राइम मिनिस्टर तो इनका भाई ही बनेगा। आज तक मैंने उसे पढ़ते हुए तो कभी देखा ही नहीं। सेजल बड़बड़ाते हुए घर आ जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। आज सभी अपनी अपनी तनख्वाह लेते हैं कि तभी मनीष, भैया मुझे कुछ बुक लेने थी, 2000 रुपए दे दीजिए। मनीष, तुम हमेशा न्यू बुक्स क्यों लेते हो? तुम दुकान से सेकेंड हैंड बुक्स भी तो ले सकते हो, वो आधे दाम में भी मिल जाएगी और उसमें भी वही लिखा होता है जो नई बुक्स में लिखा होता है। आपको कुछ नहीं पता, आपने इतनी पढ़ाई थोड़े ना की है भैया, आप समझाओ ना भाभी को। अगर आपको लगता है कि मैं आपके पैसे खर्च कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, नहीं करनी मुझे पढ़ाई। अरे चुप हो जाओ तुम, अपने एक पंखे के लिए क्यों मेरे भाई की पढ़ाई को खराब कर रही हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सेजल मंडी से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी वो मनीष को अपने कुछ दोस्तों से बात करते हुए सुनती देख लेती है। कुछ दिन पहले ही भैया से मैंने किताब के लिए 2000 रुपए लिए हैं, चलो इससे मूवी देखते हैं और खाते पीते हैं। क्या? तेरा सही है, तेरे घर वाले तुझ पर भरोसा करके कितने पैसे उड़ाते हैं तेरे ऊपर। और एक हमारे घर वाले हैं जो 100 रुपए भी नहीं देते हैं। मनीष की सारी बात सुनकर सेजल को बहुत गुस्सा आता है और वो मनीष के पास जाती है। सेजल को देख मनीष काफी डर जाता है। तुम्हारे घर वाले दिन रात मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा फूंक रहे हैं और तुम हो कि उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला रहे हो। सब लोग गर्मी से परेशान होकर उसे एक पंखे में गुजारा कर रहे हैं, खुद के लिए एक नया पंखा भी नहीं ले पा रहे हैं हम। और आज जाकर सभी घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, माँ बाबा भैया को कुछ मत बताइएगा वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और सच में कुछ बनकर दिखाऊंगा। ठीक है, एक मौका दे रही हूँ तुम्हें, अगर इस बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेजल घर लौट आती है। शाम को आते हुए मनीष अपने साथ एक नया फर्राटेदार पंखा लाता है जिसे देख घर के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अरे मनीष, ये तो फर्राटेदार पंखा कहाँ से उठा कर ले आया? भैया जो मैंने आपसे पैसे लिए थे बुक्स के लिए, उन्हीं पैसों का लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, मुझे वही बुक्स मेरे एक दोस्त के भाई ने दे दी थी, उनका सिलेबस भी सेम था तो मैंने सोचा क्यों पैसे बर्बाद करना। आप लोग इतना परेशान होते हैं गर्मी में, इसलिए मैं ये पंखा ले आया। मेरा भाई अभी से ही कितना समझदार हो गया है, बिना नौकरी करे ये इतना कर रहा है परिवार के लिए, जब नौकरी करेगा तो कितना करेगा। ये तो नहीं जानती हूँ कि इसने क्यों किया। चलो सही है, लौट के बुद्धू घर को आए, अब कम से कम मुझे गर्मी से राहत तो मिलेगी। फर्राटेदार पंखा लाने के साथ साथ उसे पुराने पंखे को भी अच्छे से मरम्मत करवा देता है और अब दोनों पंखे काफी ठंडी हवा देते हैं, जिसके बाद अब सेजल अपने 20 लोगों से भरे ससुराल में उन एक कमरे में भी आराम से रह पाती है। तो वहीं मनीष काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई करता। क्या भाभी आज भी आपने दाल चावल बना दिए? मेरा बिल्कुल भी दाल चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। घर पर राशन के नाम पर सिर्फ दाल चावल ही रखे हुए थे तो वही बना दिया मैंने। आज तुम्हारे भैया आते हुए तनख्वाह ले आएंगे तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी, अभी फिलहाल दाल चावल खा लो।
पूरा परिवार आपस में बातें करते हुए खाना खा रहा था कि तभी बाहर से अनुज भागता हुआ घर आता है और घर का दरवाजा बंद कर लेता है, जिसे देख। क्या हुआ तुझे? ऐसे हाफ क्यों रहा है और ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे पकड़ने के लिए जरूर आती होगी। क्या कहा आपने? पुलिस? लेकिन क्यों? कुछ किया है क्या आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी फैक्ट्री में चोरी हो गई और सारा इल्जाम फैक्ट्री के मजदूरों पर आ गया। सभी मजदूरों को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मैंने चोरी नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। अब क्या होगा? अब क्या करें हम? ये तो भाग कर आया है, पुलिस का शक तो अब इस पर ही जाएगा। बेटा तू क्यों भागा? मिथिलेश इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उनके घर पुलिस आती है और पुलिस अभी आस पड़ोस और मोहल्ले वालों के सामने अनुज को पकड़ कर ले जाने लगती है। मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो वहां से भागा क्यों? कानून ही फैसला करेगा कि ये बेकसूर है या कसूरवार। पुलिस अनुज को पकड़कर ले जाती है। इस गरीब परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये लोग अनुज को बेल पर छुड़ा सके। अनुज को पकड़े हुए मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे कि तभी इनका मकान मालिक उनके घर आता है। अरे तुम लोगों ने अभी तो मकान खाली नहीं किया, शाम तक मुझे मेरा मकान खाली चाहिए। लेकिन क्यों भाई साहब, हमने तो इस महीने का किराया समय पर दे दिया है, तो आप इस तरह हमसे मकान क्यों खाली करवा रहे हैं? चोर के परिवार को अपने घर में रखकर मुझे मोहल्ले वालों से बातें नहीं सुननी है। अगर शाम तक मकान खाली नहीं हुआ तो पुलिस को बुलाकर मकान खाली करूंगा। न चाहते हुए भी पूरे परिवार को मकान खाली करना पड़ता है। किराए पर मकान लेने के लिए ये लोग कई लोगों के घरों पर जाते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें मकान देने को राजी नहीं था। पागल कुत्ते ने काट रखा है मुझे, जो मैं तुम जैसे चोर परिवार को अपने यहाँ रहने दूंगी। तुम्हारे तो पति ने अपने काम की जगह चोरी की थी, कहीं तुम लोगों ने मेरा ही घर लूट लिया तो जाओ निकलो यहाँ से। साक्षी 4 महीने की गर्भवती थी। साक्षी की सास नंद उसे संभालती है, तो वहीं कई घंटे तक चलने की वजह से सारा परिवार काफी थक चुका था, लेकिन उन्हें कहीं पर भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती। सभी लोग थक कर सड़क किनारे बैठ जाते हैं कि तभी आकाश की नजर सड़क के उस पार 4-5 बने तंबू घर पर जाती है। उन तंबू में उनके जैसे ही परिवार रह रहे थे। माँ, बाबा, वो देखो, वो लोग भी हमारी तरह हैं और किस तरह उस तंबू में रहकर अपना ख्याल रख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें भी उनकी तरह ही एक तंबू बना लेना चाहिए। अब जब तक घर का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक इस तंबू में गुजारा करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं उनसे कृपा ले आता हूँ। तब तक तू आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कर तंबू के लिए। बड़े बड़े 2 तिरपाल लेकर आता है, तो वहीं आकाश आसपास से बड़े बड़े डंडे इकट्ठे करता है और दोनों बाप बेटे मिलकर रहने के लिए एक तंबू का घर बनाते हैं, जिसमें अब वो पूरा परिवार रहने लगता है। मिथिलेश कई जगह पर काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसके बुढ़ापे के चलते उसे कहीं काम नहीं मिलता। आकाश छोटा था तो उससे भी काम मिलने में भी काफी दिक्कत आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उमा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती और उससे ही अपने परिवार का गुजारा चलाती है। हर रोज की तरह उमा काम से घर लौट रही होती है कि तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ती है जो अपनी बड़ी सी महंगी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे। तुम सबको गांव घूमना था ना, लो घुमा दिया। चलो जल्दी से सब कार में बैठ जाओ, वरना हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। वैसे गांव घूमकर मजा तो बहुत आया। यह परिवार कोई और नहीं बल्कि उमा की बहू साक्षी का ही परिवार था। साक्षी काफी अमीर परिवार से थी, लेकिन उसने एक गरीब परिवार में शादी की थी, जिसके चलते उसके घर वाले अब उससे ज्यादा बोलचाल नहीं रखते थे। उमा जैसी अपने समधन को देखती है तो फौरन उनके पास जाती है। आप यहाँ और आपने हमें बताया भी नहीं। चलिए घर चलिए, साक्षी आप लोगों को देखकर काफी खुश हो जाएगी। हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, हम लोग वापस अपने शहर जा रहे हैं। हम तो बस यहाँ एक दिन के लिए घूमने के लिए आए थे। लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता हम शहर जा पाएंगे। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट्स को कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि इस गांव में रहने के लिए कोई कॉटेज या होटल होगा। कहाँ गांव में भटकेंगे, इससे अच्छा आप लोग मेरे साथ चलिए, कुछ दिन हमारे साथ रह लीजिएगा। साक्षी के परिवार वालों का मन तो था नहीं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। इसके बाद अब वो सब उमा के साथ उसके तंबू वाले घर में आते हैं। साक्षी अपने मायके वालों को देखकर जहां काफी खुश होती है, तो भाई उसके मायके वाले उसके तंबू ससुराल को देखकर काफी हैरान होता है। दीदी, हमें तो लगा कि आपका ईंट पत्थर का घर होगा, लेकिन आप तो इस तंबू में रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि शादी करके आप इस तरह तंबू में रहकर अपनी लाइफ जी रही हैं। इस तंबू को देखकर तो मुझे जंगलों में रहने वाले लोगों की याद आ गई। तंबू की ससुराल के लिए तूने हमसे लड़कर इस गरीब परिवार में शादी की थी। वाह बेटा वाह। सुनिए, ऐसा नहीं है, इस तंबू के घर में रहने का हमारा कारण है।
सभी को सारी बात बताती है कि कैसे उनके बेटे पर चोरी का इल्जाम लग गया और उसे जेल में बंद कर दिया गया और किस तरह लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था कि तूने अपने क्या हालात बना लिए हैं साक्षी। गरीब होने के साथ साथ तेरा पति तो चोर भी निकला। मेरे पति चोर नहीं है, मुझे उन पर पूरा यकीन है। आज नहीं तो कल वो जरूर बेकसूर साबित होंगे। सुनीता अब अपनी बहू के मायके वालों को चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाकर देने लगती है। ऐसी शाम हो जाती है और अचानक मौसम बिगड़ जाता है। जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगता है और उनका तंबू भी हिलने लगता है। माँ देखो ना, कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है। कहीं तंबू उड़ गया तो हमारा क्या होगा? ऐसा मत बोलो, तंबू नहीं उड़ेगा। ये लोग बाहर कहीं से ईंट लाकर तंबू पर रख देंगे तो तंबू बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। अगर थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक कमरे का ही मकान बनवा लेते ना तो ये सब दिन देखने नहीं पड़ते। आप लोगों को आदत होगी इन सब की, मुझे और मेरे बच्चों को नहीं है। माँ का व्यवहार साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शाम गुजरती है और अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पर साक्षी के आसपास काफी सारे आवारा कुत्ते थे और उनमें अचानक लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ कुत्ते उनके तंबू पर नाखून मार देते हैं और कई जगह से उनका तंबू फट जाता है। ओह माय गॉड, कल आंधी आई थी और अब ये कुत्ते। माँ, कहीं ये कुत्ते मुझे काट तो नहीं लेंगे ना? कहाँ आकर फंस गए हम लोग। अरे बेटा, जल्दी से देखना कि कब वेदर क्लियर होगा और हम यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ से निकलेंगे, किन जाहिलों के बीच में आकर हम रह रहे हैं। अपनी बहू के मायके वालों से ऐसी बातें सुनकर सभी को काफी बुरा लगता है, लेकिन उनके मेहमान होने के नाते वो उनसे कुछ नहीं कहती। गर्मी का मौसम था और तंबू में रहने की वजह से घर में सभी को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। दीदी, आप इस तंबू में कैसे रह लेती हैं? मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ना यहाँ एसी है, ना पंखा, ना कूलर, और तो और स्विमिंग पूल भी नहीं है। काजल, अब बस भी करो। तुम जब से आई हो तब से मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही हो। जब तुम्हें पता है कि हमारे हालात कैसे हैं तो क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्या शौक था आपको ऐसे गरीब परिवार में शादी करने का? मैं तो कभी भी ऐसे परिवार में शादी ना करूं। मैं तो सिर्फ पैसा देखकर ही शादी करूंगी। अपनी माँ की बात पर साक्षी कुछ नहीं कहती और वहीं तंबू में चूल्हा बना होने की वजह से बार बार खाने का धुआं सुनीता तक पहुंच रहा था। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये धुआं। तुम लोगों ने तो यहाँ हमारा रहना ही मुश्किल कर दिया है। हम यहाँ आए ही क्यों? घूमने के लिए। ये मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट ट्रिप है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन साक्षी के अमीर मायके वाले साक्षी के गरीब ससुराल वालों को ताने देना बंद नहीं करते। जहां सभी मायके वाले घर के अंदर सो रहे थे तो वहीं सभी ससुराल वाले रात में घर से बाहर सो रहे थे कि तभी एक सींग वाली गाय जाकर मिथिलेश को अपने सींग मार देती है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। सभी मिथिलेश को घर के अंदर लेकर जाते हैं। एक और सियापा हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि गाय इनके तंबू में नहीं घुसी, वरना हम में से किसी को चोट तो लगती ही। और रहो तंबू के घर में। आप बस भी करो। जब से आप लोग आए हैं बस मेरे ससुराल वालों को ताने ही दिए जा रहे हैं। इनकी परेशानी को समझने के बजाय या बस इनका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे ससुर जी के पैर में इतनी चोट लगी है और आप हैं कि ये सब बोल रहे हैं। मैंने गलती की आपको यहाँ लाकर। साक्षी बहू, ये तू किस तरह से बात कर रही है अपनी माँ से? माफी मांग उनसे। समधन जी, मैं आपसे इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे बस करिए आप लोग, सब दिखावा है। अब मैं अपनी इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ और नहीं रुक सकती। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। सुनीता तंबू से बाहर निकलती है। बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था तो वो गलती से एक कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देती है और वो कुत्ता सुनीता को काट लेता है। रात का समय था और गांव होने की वजह से वहां कोई भी क्लिनिक नहीं था, इसलिए सभी सुनीता को लेकर जल्दी से घर में आते हैं। तो उमा सुनीता के घाव के लिए घरेलू लेप बनाती है। बहू, इसे जल्दी से अपनी माँ के पैर पर लगा दे। कल सुबह पास के गांव में समधन जी को इंजेक्शन लगवाने के लिए ले चलेंगे। साक्षी जल्दी से सुनीता के पैर पर दवाई लगा देती है। अगले दिन सभी सुनीता को लेकर पास के गांव में इंजेक्शन लगवा ले आते हैं। सुनीता की हालत देख उमा दिन भर उसे हाथ वाला पंखा करने लगती है तो वहीं प्रीति उसके लिए सूप बनाती है। ये सब्जियों का सूप है, इसे पीकर आपको काफी अच्छा लगेगा। आप इसे पी लीजिए, फिर मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। अपनी बेटी के ससुराल वालों को सुनीता ने इतनी बेइज्जती की थी, लेकिन उन्होंने उसके मायके वालों का इतना ख्याल रखा। ये देख सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और अब जैसे ही सुनीता थोड़ी बहुत ठीक होती है तो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर वो सबसे माफी मांगती है। आप लोग हमें माफ कर दीजिए। अपनी अमीरी के घमंड में आकर हमने आप लोगों की काफी बेइज्जती की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। सुनीता जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप हमसे माफी मत मांगे। अरे ये सब तो चलता ही रहता है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे ज्यादा हमारे लिए क्या ही होगा। साक्षी आखिरकार अपने माँ बाप को माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो लोग सबसे पहले अनुज को जेल से निकालते हैं और अब उन सब की फाइनेंशियल तौर पर भी मदद करते हैं।